हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस एसेंसर में। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो केमिकल काइनेटिक्स। और उसमें अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा आपका जो अभिक्रिया का औसत वेग है, उसका ताक्षणिक वेग है और उसका प्रारंभिक वेग। और आपका औसत वेग और ताक्षणिक वेग जो है किसी अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे हम लोग, उसको लिखने के तरीके देखें, किस प्रकार से ऊर्जा समीकरण मिति गुणांकों पर डिपेंड करती है, उन सब चीज़ों का देखा हम लोगों ने। और उनका ग्राफी निरूपण भी देखा और ग्राफ में भी देखा हम लोगों ने किस प्रकार से ग्राफ की हेल्प से हम लोग समीकरण को बना सकते हैं और उनके फार्मूले को बना सकते हैं दोस्तों। तो आइए आज उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मुख्य रूप से क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें हम लोग वेग नियम या दर समीकरण जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, वेग नियम या दर समीकरण, वेग नियम या दर समीकरण की बात करेंगे हम लोग, दर समीकरण की बात करेंगे। फिर आप इसी में किसकी बात करेंगे, वेग स्थिरांक की बात करेंगे, ठीक है ना। जो वेग स्थिरांक है उसका बात करेंगे हम लोग, वेग स्थिरांक की विस्तृत चर्चा होगी यहाँ पे। उसके मात्रक क्या हैं, उसके और किस प्रकार से वो आपका उसकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। साथ ही साथ किसी अपक्रिया के वेग स्थिरांक का जो ताप गुणांक है उसकी भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इससे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से बने हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, समझते हुए और हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग अपक्रिया का जो वेग नियम है या फिर जो दर समीकरण उसकी बात करते हैं। दर समीकरण की, आखिर ये दर समीकरण है क्या चीज़, दर समीकरण या फिर आप जिसे बोलते हो वेग नियम बोलते हो, ठीक है, ठीक है। रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। और आपका ये रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो दोस्तों जानते ही हो, जैसे आपकी कोई अभिक्रिया होती है, मान लो ए से बी बन रहा है, कोई रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में आपका जो क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे जो अभिकारक है दोस्तों, अभिकारक के क्या होता है, सांद्रण में परिवर्तन। अभिकारक के सांद्रण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, तो क्या हमें अभिक्रिया का दर मिलता, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अभिकारक के दर सांद्रण में परिवर्तन हुआ, ठीक है, और हमें क्या मिल गया, अभिक्रिया की दर मिल गई। क्या मिली, अभिक्रिया की दर मिली। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया की दर है और यहाँ पे जो सांद्रण में परिवर्तन है, अभिक्रिया की दर और सांद्रण में परिवर्तन एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या संबंध है दोस्तों, ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, किस प्रकार से वो डिपेंड करेगा। जैसे आपका अभिक्रिया की दर को दिखा रहे हो किससे, dx/dt से, ठीक है, इसी को r से भी आप दिखाते हो, ठीक है। और सांद्रण में परिवर्तन को आपने क्या किया, डेल्टा r से कर लिया। डेल्टा r अगर रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो डेल्टा r कर लिया आपने इसको। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपका जो r है वो डेल्टा r है, वो किस प्रकार से रिलेटेड होंगे, किस प्रकार से उनकी निर्भरता होगी, ठीक है, उसी को बताने वाला जो संबंध होता है, उसी संबंध को बोलते हैं दर समीकरण या वेग समीकरण, है ना। दर समीकरण को बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपका सिंपल इसका अगर दर समीकरण की बात करें हम लोग, सबसे पहले दर समीकरण की बात करें तो आपका अभिक्रिया का वेग या दर तथा अभिकारक के सांद्रण, है ना, अभिकारक के सांद्रण में संबंध, ठीक है ना। अभिकारक के सांद्रण में, ये सांद्रण कैसा होगा, मोलर होगा। कैसा होगा, मोलर सांद्रण, ठीक है। अभिक्रिया का वेग या दर तथा अभिकारक के सांद्रण में जो अभिकारक का जो मोलर सांद्रण है में संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है, बताने वाला समीकरण दर समीकरण कहलाता है। दर समीकरण कहलाता है, दर समीकरण कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन हो गया इसका, ठीक है। यानी कि हमको देखना क्या है कि आपका विकारक का मोलर सांद्रण कितना है, ठीक है, और आपका जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, वो क्या है,
और उन दोनों के बीच में अगर हम कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वह रिलेशन बनने के बाद जो समीकरण बनेगा वही क्या होगा, दर समीकरण होगा। लेकिन दोस्तों इस दर समीकरण को बताने के लिए हमारे पास कोई नियम होना चाहिए। कैसे हम जानेंगे, ठीक है, तो ये आपका प्रायोगिक मान है। क्या है दोस्तों, ये प्रायोगिक मान है। ये निकलता है कैसे, प्रायोगिक मान होता है। ये प्रयोगों द्वारा क्या इसको निर्धारित करते हैं हम लोग, प्रयोगों से क्या करते हैं, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब जो है अगर आप दर समीकरण समझ गए कि उसके सांद्रण में जो सांद्रण और अभिक्रिया के वेग में जो संबंध बताने वाला समीकरण है वही क्या हो गया, दर समीकरण हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके, कि आखिर इस समीकरण को कैसे बनाया जाए, दर समीकरण कैसे बनेगा, दर समीकरण का निर्माण कैसे होगा, दर समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे। तो आपका दर समीकरण का निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई नियम चाहिए, कोई क्या चाहिए, नियम चाहिए। और जो नियम होता है उसी नियम को बोलते हैं हम लोग वेग नियम। क्या बोलते हैं, वेग नियम। ठीक है, अभिक्रिया का जो है ना, अभिक्रिया का जो दर है और उसका जो अभिकारकों की सांद्रता है, ठीक है, उसके बीच में संबंध बताने वाले नियम को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान, अभिक्रिया के दर एवं अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के मध्य प्रायोगिक संबंध बताने वाले नियम को हम लोग कहते हैं, नियम को क्या बोलते हैं, वेग नियम कहते हैं। वेग नियम कहते हैं। एवं यहाँ से प्राप्त समीकरण जो होता है, प्राप्त समीकरण वेग समीकरण कहलाता है, वेग समीकरण कहलाता है, वेग समीकरण कहलाता है। तो ये पूरी कंप्लीट डिफिनेशन हो गई। एक ही डिफिनेशन में दोनों को हम लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया। अब क्रिया के दर एवं विकारकों की मूल संस्थाओं के मध्य प्रायोगिक संबंध बताने वाले नियम को क्या बोलते हैं, वेग नियम कहते हैं। एवं यहाँ से प्राप्त समीकरण क्या कहलाता है, वेग समीकरण कहलाता है। तो आइए, ठीक है, क्या है ये नियम, क्या कहता है ये, इसको देखते हैं हम लोग। तो इस नियम के अनुसार क्या है, वेग नियम के अनुसार क्या चीज़ है, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम कहता क्या है, वेग नियम सिंपल वर्डों में बोलता है कि किसी भी आपका जो अभिकारक अभिक्रिया का जो दर होता है उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया का वेग जो होता है उसके अभिकारकों के, है ना, उसके अभिकारकों के सांद्रताओं के, है ना, अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा वेग नियम का परिभाषा हो गया आपके लिए। जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे देखें दोस्तों, अभिकारकों की सांद्रताओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभिकारकों की सांद्रताओं को दिखाने का तरीका क्या है, जैसे आपका ये कोई ए से बी बन रहा है तो अभिकारक क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या है, अभिकारक है। तो इसको सांद्रता को दिखाने के लिए हम लोग एक बड़े कोष्टक का यूज करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सांद्रता कोष्टक। क्या बोलते हैं इसको, सांद्रता कोष्टक बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट बोलेंगे इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको लगाने का मतलब क्या हो गया, सक्रिय द्रव्यमान को दिखाता है, ये सक्रिय द्रव्यमान को दिखाता है। ठीक है, अब यदि जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि अभिकारक के n मोल हों तो इसको दिखाने का तरीका क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, n घात लगाते हैं, ठीक है ना,
n क्या है, इसके अभिकारक के मोलों की संख्या है। ये क्या इसका हो गया, सक्रिय द्रव्यमान हो गया। तो उसके सक्रिय द्रव्यमान है ना, जो उसकी सांद्रता है उस पर क्या है, उसके रस समीकरण मिति गुणांकों को क्या लगाते हैं, घात लगाते हैं। ठीक है, ये n मोल कहाँ से मिलेंगे, ये मिलते हैं कहाँ से, उसका रस समीकरण मिति गुणांक से। रस समीकरण मितीय गुणांक, ठीक है ना, रस समीकरण मिति गुणांक से मिलते हैं हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में आए ये। ठीक है, आपका जो वेग नियम ने क्या कहा कि जो अभिक्रिया की दर है, ठीक है ना, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। सपोज दैट यहाँ पे N1A प्लस N2B एरो मार्क M1C प्लस M2D ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया का जो दर लिखना होगा अगर हम लोग को, अभिक्रिया का दर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके, अभिकारकों की सांद्रताओं के। ठीक है ना, किसके, अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के, सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रताएं लिखा जाए तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अभिकारक जो A है इसकी सांद्रता लिखेंगे तो एक्टिव मास ऑफ A हो जाएगा। और रस समीकरण मिति गुणांक, ये क्या है आपका, रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक हो गया। तो इसको यहाँ पे क्या लगा देंगे, N1। ऐसे ही आप जब B के लिए लिखोगे तो B क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर क्या होगा, N2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लोग क्या है, ये लोग तो क्या है आपके उत्पाद है, क्या है, उत्पाद। यहाँ पे क्या है, केवल अभिकारक को लिखना है हम लोग को है। ठीक है, यानी कि दर जो आपका, अगर दर को हम dx/dt का दें, dx/dt से दिखाते हैं, dx/dt प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर क्या होगा, N1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर क्या होगा, N2। ठीक है, ये हो गया अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती। अब दोस्तों अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटाया जाएगा, जब इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हम लोग को, कोई समानुपातिक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम लोग का समीकरण बदल गया, आपका dx/dt इक्वल टू k हो गया यहाँ पे, और क्या हो गया, एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर N1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर क्या हो गया, N2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका समीकरण निकल के आया। ठीक है, यही क्या हम लोग का है, एक सामान्य आपका वेग समीकरण है। ये क्या निकला, वेग समीकरण। ये क्या निकला हम लोग का, वेग समीकरण। किसके आधार पर, वेग नियम के आधार पर, वेग नियम के आधार पे। अब यहाँ बात कर ले हम लोग के की, तो के क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो के है, के क्या है, एक वेग स्थिरांक बोलते हैं इसको, स्थिरांक है जिसे कहा जाता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के है। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बारे में देखेंगे, उसके मात्रक क्या है, वो किस प्रकार से डिपेंड करता है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये दोस्तों ये सब चीज़ें तो पढ़ ली हम लोगों ने। आइए अब जो वेग स्थिरांक है उसके बारे में जाने कि आखिर वेग स्थिरांक है क्या। ठीक है, वेग स्थिरांक क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उसका मात्रक। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मात्रक निकालने के लिए आप जानते ही हो। ठीक है, अब मात्रक निकालना आपको होगा तो सिंपल सा मात्रक कैसे निकालेंगे, अगर हमें उसमें आए हुए सभी क्वांटिटीज के मात्रक मालूम हो तो हम लोग क्या है, उस के का भी मात्रक क्या है, आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं जो फार्मूला हम लोग का है, फार्मूले का, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का फार्मूला क्या है, dx/dt है इक्वल टू के है, और एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर क्या है, N1, और एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर क्या है, N2। यही चीज़ें इसके अंदर हैं। अब इन चीज़ों में देखिए, ये जो चीज़ है वो क्या है, समय को दिखाती है। किसको दिखाती है, समय को। और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड में ले लिया हम लोगों ने, किसमें, सेकेंड में। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या दिखाती है, किसको, ठीक है, ये दिखाती है सांद्रता को। ठीक है, सांद्रता किस में दिखते हैं हम लोग, मोल, है ना, किस में देखते हैं सांद्रता को, मोल प्रति लीटर में। किसमें, मोल प्रति लीटर में। तो ये हो गया मोल प्रति लीटर, हो गया मोल प्रति लीटर। यहाँ पे ए क्या है, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ ए
ये भी क्या है, सांद्रता ही है, ये भी क्या है, सांद्रता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। बी भी क्या है, सांद्रता ही है, इसका मतलब भी क्या होगा, मोल प्रति लीटर होगा, मोल प्रति लीटर। N1 और N2 क्या है, ये आपकी संख्याएं हैं, क्या है, संख्याएं हैं, मूलों की संख्याएं, अंक है, आंकिक मान है वो, ठीक है। उनका मात्रक न्यूनतम मात्रक विहीन राशियां हैं ये, ठीक है, N1 और N2, उनका कोई मात्रक नहीं है। अब आसानी से हमें K का मात्रक निकालना है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एक मात्रक को लिखते चले जाइए। जैसे dx का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो गया। पूरे के बटा ये क्या टाइम है, समय है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। सब कुछ हिंदी में लिखते हैं, सेकेंड हो गया। इक्वल टू K रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्टिव मास A है तो इसका भी मात्रक क्या लिखा आपने, ये भी सांद्रता है, मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर हो गया, मोल प्रति लीटर। इसकी घात क्या हो गई, N1। ऐसे ही B का लिखिए तो भी क्या है, मोल प्रति लीटर, लेकिन घात क्या इसकी है, N2 हो गई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों का आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो सीधे कर सकते हैं, दोनों को मिला दिया जाए एक में, तो मोल प्रति क्या हो गया, लीटर, मोल प्रति लीटर, घात क्या हो गई, N1 प्लस N2 हो गई, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल अगर K की बात कर ले हम लोग, किसकी, K की बात करें, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आपका K इक्वल टू ऊपर क्या है, मोल प्रति क्या है, लीटर, उस पर कितना घात है, एक घात है इधर, और नीचे क्या है आपका सेकेंड है, ये नीचे आएगा तो यहाँ भी क्या होगा, मोल प्रति लीटर, लेकिन घात क्या हो गई इस पर, N1 प्लस N2 हो गई, N1 प्लस N2 हो गई, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इस पे एक घात है, इस पे क्या है, N1 प्लस N2 घात है, दोनों बराबर हैं, आधार क्या है, बराबर है। तो जब एक ही जैसा आधार होता है, भाग होता है, तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो आपका K इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इक्वल टू मोल प्रति लीटर पे आपका एक घात आ जाएगा ये, तो माइनस लगेगा N1 प्लस N2, और नीचे क्या है आपका सेकेंड है, सेकेंड, ठीक है। तो अब K का मात्रक देखो यहाँ से निकल के आ रहा है हम लोग का क्या चीज़, ठीक है। K का मात्रक क्या हो गया, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर पर कितना, 1 माइनस N1 प्लस N2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका निकल के आ गया K का मात्रक, K का मात्रक निकल के आ गया। इसका मतलब K का मात्रक जो है किस पे डिपेंड करेगा, आपका जो अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांक है उस पर निर्भर करेगा दोस्तों। अगर आपके अभिकारकों का क्या हो जाए, यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे N1 बराबर N2 जाए, N1 बराबर N2 इक्वल टू 1 मान लें हम लोग, यानी कि एक एक मोल अगर ले रहे हैं, कितना मोल, N1 बराबर N2 अगर हो जाएगा और इसको 1 मान लिया जाएगा हम लोग का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 मोल हो जाएंगे इसके, 2 मोल, और 2 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो वहाँ पे K का मात्रक निकल के क्या आएगा, मोल प्रति लीटर पे कितना, 1 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड पे -1 पहले से ही है, तो आपका K का मात्रक हो गया यहाँ पे मोल प्रति लीटर पे कितना, -1, और यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड पे -1। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए है, N1 बराबर N2 बराबर 1, यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक क्या हो, 1 हो, उसके लिए है दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लीटर की, ठीक है, कि यहाँ पे जो मोल प्रति लीटर का है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 घात लगेगी उसकी, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको डिटेल करते हैं हम लोग, इसके मात्रक को ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल समझिएगा, इसको समझ के लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग का K का मात्रक जो निकल के आया, क्या निकल के आया, मोल प्रति लीटर आया, मोल प्रति लीटर, इस पर कितना घात लगाया आपने, 1 माइनस N1 प्लस N2 घात लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, सेकेंड पे -1 घात है। अब देखो दोस्तों, K इक्वल टू मोल, अब यह जो घात है पूरे ब्रैकेट पे घात है, तो अंश में भी लगेगा और हर में भी लगेगा, तो मोल पे कितना घात हो जाएगा, 1 माइनस N1 प्लस N2 हो जाएगा, 1 माइनस N1 प्लस N2,
और जब लीटर जाएगा ऊपर तो लीटर पे पहले -1 होगा और उसके बाद इस पर घात लगेगी क्या, 1 माइनस n1 प्लस n2 और इंटू क्या होगा यहाँ पे सेकेंड पे इनवर्स। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, तो मोल पर कितना घात हो गई, मोल पे घात हो गई 1 माइनस n1 प्लस n2 घात हो गई। अब देखो लीटर पे क्या हो जाएगा, लीटर पे क्या घात लगेगा, माइनस जाएगा तो इसको माइनस करके इसको प्लस करेगा, यह माइनस घात से गुणा होगा ना, गुणा करेंगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख दें तो n1 प्लस n2 अब -1, यहाँ पे क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अब देखो यही चीज़ क्या हो गया और सिंपल हो गया। अब इसको शार्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो मोल 1 माइनस n1 प्लस n2 है ना, लीटर को लिख दिया, लीटर पे क्या हो गया n1 प्लस n2 -1, आपका ये हो गया सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आया आपका मात्रक इसका। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसको तो बिल्कुल आसानी से मात्रक किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका n1 प्लस n2 पे। अगर n1 प्लस n2 का मान कितना है उसी के अकॉर्डिंग आपका मोल पे कितना पावर आएगा वो आपका होगा उसका मात्रक। ठीक है, अगर इसको गैसीय, अगर अभिकारक क्या है गैसीय रूप में है। ठीक है, अभिकारक कैसे हो, गैसीय रूप में हो, अगर ध्यान दीजिएगा यहीं पे जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, ये अलग हो गया यहाँ से। यदि अभिकारक क्या है, यदि अभिकारक जो है, अभिकारक कैसे हैं, गैसीय रूप में है, गैसीय रूप में है तो क्या होगा मात्रक, के का मात्रक सीधे आपका वायुमंडल है ना, वायुमंडल इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, वायुमंडल इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अगर अभिकारक गैसीय रूप में होंगे तो मात्रक के का क्या होगा, वेग स्थिरांक का एटीएम इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, तो आपका इसी को लिखोगे तो कहीं कहीं लिख देता है ऐसे हिंदी में, तो कन्फ्यूज मत होना, वायुमंडल इनवर्स और आपका सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जो लिखा गया एटीएम इनवर्स और आपका सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ आपका, तो अभिकारक गैसीय अवस्था में होगा तो उसका मात्रक थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, ये आपका जो है आपका गैसीय अवस्था में आपका अभिकारक नहीं है तो उसके लिए मात्रक निकल के आपका आया। पूरा मात्रक को डिटेल कर दिया है किस प्रकार से मात्रक निकालेंगे आप। तो मात्रक निकालने के लिए बस यहीं पे नहीं, आप कहीं मात्रक निकालना हो तो जो तरीका बताया हूँ इस तरीके से आप किसी भी राशि का मात्रक किसी भी समीकरण में क्या है निकाल सकते हैं। बस ये यहीं के लिए नहीं है, किसी भी समीकरण निकालेंगे तो निकालने का तरीका जो बताया हूँ कैसे कैसे क्या देखते हैं, देख करके आप उसे मान रख चले जाओगे, आपका बिल्कुल किसी का भी मात्रक आप आसानी से निकाल लोगे। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो मात्रक निकाल सकते हैं आसानी से, या फिर मात्रक याद है तो फार्मूला भी क्या उससे फॉर्म कर सकते हैं। 11th में पढ़ाया गया होगा आप लोग को ये चीज़ें। ठीक है, आइए अब इससे आगे चलते हम लोग। ठीक है, तो मात्रक हो गया। ठीक है, आपका वेग स्थिरांक का मात्रक आपने बना लिया। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक बनाने के बाद कुछ वेग स्थिरांक की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, क्या है वेग स्थिरांक की विशेषताएँ। ठीक है दोस्तों, आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे हम लोग और इसको समझते हैं वेग स्थिरांक की विशेषताएँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या विशेषता रखता है ये वेग स्थिरांक। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग जो दर समीकरण है, ठीक है ना, दर समीकरण से ही चलेंगे हम लोग। जो दर समीकरण है इसका, दर समीकरण दोस्तों, दर समीकरण क्या है, dx/dt इक्वल टू k इंटू आर। अगर सिंपल बात करें, आर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी आपका एक अभिकारक या जितने विकारक है उनका गुणनफल है, ये मान लो सिंपल निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसी के बेस पे हम लोग इसका क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक के लक्षण क्या है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों इसमें ये आप देख रहे हो, ठीक है, कि आपका अगर के का मान बढ़ाओगे तो के का मान बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे dx/dt क्या है, सीधे के के बराबर है ना, सीधे के प्रोपोर्शनल है, इसलिए के का मान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हो के मान को बढ़ाने पर के मान में वृद्धि करने पर दर क्या है, बढ़ती है। दर क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि के बढ़ेगा तो आपका dx/dt भी क्या होगा, बढ़ेगा। के बढ़ेगा तो dx/dt भी बढ़ेगा। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक चीज़ जान लें कि कब के बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा
जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा, ठीक है ना, के बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, dx बाई dt भी क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे भी समझते हैं सीधे, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या है, वेग भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, जनरली बढ़ता है, ठीक है। तो आपका टी बढ़ाइए तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो dx बाई dt भी बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब जो है आपका तीसरी बात इसमें, के जो है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। के क्या है, प्रारंभिक सांद्रता पर, किसके, अभिकारक के, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता पे आप देखेंगे तो अभी अभिक्रिया शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि टी बराबर 0 पे क्या होता है, अभिकारक की जो है प्रारंभिक सांद्रता होती है, टी बराबर 0 पे क्या है, अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता कहलाती है। उस समय अभिक्रिया जो है अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो अभिक्रिया का वेग किसके प्रोपोर्शनल करेंगे आप, ठीक है ना। तो उस समय आपका जो dx बाई dt होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, t बराबर 0 पर क्या होता है, dx बाई dt जो होता है सीधे जो है r पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जितना उसका प्रारंभिक सांद्रता होगी, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक दर या प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो यहाँ पे k जो है आपका प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्या उसकी प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका k का मान का कुछ विशेषता हो गई। एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, के जो है निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए के का मान क्या होता है, निश्चित होता है। एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, के का जो मान है, के का मान निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी विशेष अभिक्रिया के लिए, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए विशेष होता है, विशेष या निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर निश्चित कर देंगे, ठीक है, तो आपका के क्या हो जाएगा, वैसे निश्चित हो जाएगा। और जब अभिकारक की सांद्रताएं निश्चित होंगी, ठीक है, तो आपका के कैसे चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो जैसी अभिक्रिया होगी उसमें जैसे अभिकारक होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपका के का मान भी होगा। तो ये आपके के लिए कुछ वैल्यूज हो गई, कुछ मान हो गए उसके, ठीक है। के किस किस प्रकार से निर्भर करता है, क्या क्या उसके गुण हैं। तो आपका के बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो dx बाई dt भी बढ़ेगा, ठीक है। इसमें आपका 2 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। के जो है प्रारंभिक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और के का मान निश्चित ताप पर निश्चित अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, निश्चित होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आपका कुछ लक्षण हो गए वेग स्थिरांक के, क्या हो गए, कुछ के लक्षण देखा आप लोगों ने, वेग स्थिरांक के क्या क्या लक्षण है दोस्तों, ठीक है। आइए कुछ और बातें देखते हैं इससे जुड़ी हुई, ठीक है। किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका वेग स्थिरांक के लिए ताप गुणांक क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, ताप गुणांक की बात करेंगे, ठीक है, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक। तो ये आपका हो गया वेग स्थिरांक का ताप गुणांक क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। ये आपका ताप गुणांक देखेंगे लोग, ठीक है। तो जब अभी देखा हम लोगों ने कि ताप बढ़ाने पे के की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ताप बढ़ाया गया तो के की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि आपका अगर T1 टेम्परेचर पे आपका K1 है तो T2 टेम्परेचर पे है ना, T2 टेम्परेचर पे, ये आपका टेम्परेचर को कैपिटल दिखा देता हूँ केल्विन में, ये T1 टेम्परेचर पे K1 है तो T2 पे क्या हो गया, K2 हो गया। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो के है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपके भिन्न भिन्न ताप पर जो वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं ताप गुणांक, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि जो दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस होगा कितने का होगा, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कह सकते हैं परिभाषा के रूप में 10 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पर दो तापों, 10 डिग्री सेल्सियस पर दो तापों के लिए, है ना, दो तापों के लिए भिन्न भिन्न वेग स्थिरांकों
के अनुपात को, वेग स्थिरांक के अनुपात को बोलते हैं क्या चीज़, ताप गुणांक बोलते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। यानी कि अभी क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, जो लिखा हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा T1 है पे K1 है, T2 पे क्या है, K2 है, ये जो T1 माइनस T2 यानी कि दोनों के टेम्परेचर कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस का हो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस का है, तो वहाँ पे जो ताप गुणांक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक कितना हो जाएगा। अभी कहा आपने कि दोनों आपका जो वेग स्थिरांक हो गए उनके अनुपात, यानी कि आपका ये k हो गया या फिर t+10 अपन ये क्या हो गया kt, यानी कि आपका एक जो है ये K1 K2 बोले हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो K1+10 कर सकते हो, पहला टेम्परेचर पे है ना, पहला कांस्टेंट प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, अपन क्या है ये आपका K2 है, ठीक है, आपका नॉर्मल, ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या है, एक 10 डिग्री अधिक है, एक 10 डिग्री क्या है कम है, तो 10 डिग्री वाला अधिक वाला क्या ऊपर है और कम वाला नीचे है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती है जनरली 2 या 3, लगभग क्या है, लगभग जो है 2 या 3 आता है इसका, 2 या 3, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि 10 डिग्री से यहाँ पे किसी अभिक्रिया का ताप, किसी अभिक्रिया का ताप जो है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो दर है वह लगभग क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर दर तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है अब समझ में आ गया कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, 2 गुनी लगभग हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो भिन्न तापों पर निर्धारित वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि 10 डिग्री आपका कोई अभिक्रिया दे करके सीधे से क्वेश्चन बनता है, इस पर रिएक्शन दे देगा और दो भिन्न भिन्न तापों के लिए K का मान दे देगा और अभिक्रिया का जो ताप गुणांक है उसका वैल्यू पूछेगा। तो सिंपल देखेंगे कि आपका 10 गुना है तो क्या करेंगे, उसको 2 गुना कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया वेग स्थिरांक का ताप गुणांक हो गया। एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। वेग स्थिरांक का जो ताप, जो वेग स्थिरांक पे जो ताप का प्रभाव है उसको कैसे बताया गया, तो उसको बताने के लिए आरएनएस समीकरण दिया गया, ठीक है। आरएनएस समीकरण क्या है, आरएनएस समीकरण क्या करता है, ठीक है। आरएनएस समीकरण बताता है कि आपका जो है वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, ठीक है। वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है उसे बताने के लिए आरएनएस ने क्या किया, एक समीकरण दिया, उसी समीकरण को बोलते हैं आरएनएस समीकरण, आरएनएस समीकरण। तो आरएनएस समीकरण क्या है दोस्तों, आरएनएस समीकरण क्या है, ये के वेग स्थिरांक हो गया, ये क्या हो गया, वेग स्थिरांक के बराबर कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए, है ना, ई ए अपान आर टी, ये अपान आर टी, ये अपान आर टी, ये जो होता है आपका, इसी को बोलते हैं आरएनएस समीकरण। ये क्या है, आरएनएस समीकरण है दोस्तों, आरएनएस समीकरण। इसमें क्वांटिटी क्या क्या है, जैसे इसमें देख लीजिए क्वांटिटीज, ये के तो बता दिया, यहाँ पे के क्या है, के क्या है, वेग स्थिरांक है, ए क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक है। ए को बोलते हैं पूर्व चारघातांकी गुणक बोलते हैं, इसको ए को क्या बोलते हैं, पूर्व चारघातांकी गुणक बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको आरएनएस पैरामीटर कहते हैं। ये क्या है, आरएनएस पैरामीटर, आरएनएस पैरामीटर, पैरामीटर, या फिर इसी को बोलते हैं पूर्व चारघातांकीय गुणक भी कहते हैं इसको, चारघातांकीय गुणांक या गुणक
भी कहते हैं, ठीक है, पूर्व क्षारक कहते हैं कि गुणांक या फिर आरएनएस पैरामीटर इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आपका इसके बाद ये तो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। ईए क्या है, इसमें जो ईए है दोस्तों, ईए क्या है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा है, ठीक है। आर तो आप जानते ही हो, ठीक है। आर क्या है, आपका गैस स्थिरांक है, वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आर की वैल्यू कितना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर क्या होता है, मोल, ठीक है। ये आपका इसका हो गया आर की वैल्यू। और टी क्या है दोस्तों, टी क्या है, टेम्परेचर है, परम ताप जिसे कहते हो, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर, ताप है, इसको किस में लेना हम लोग को होगा, केल्विन में, किस में, केल्विन में, ठीक है। तो ये इसके सिंबॉलिक फॉर्म हो गए किसके, आरएनएस समीकरण के, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो समीकरण है उसको लिखते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे k इक्वल टू क्या है, a ई पर माइनस ये अपन क्या है, आर टी है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा अगर दोनों तरफ का लाग ले लें हम लोग दोस्तों, दोनों तरफ का लॉगरिथम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग के हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ ए इंटू ई पावर माइनस ये अपन क्या होगा, आर टी होगा, ठीक है, ये अपन आर टी। अब ये लॉग को यहाँ पे इंटू है, अलग करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंटू है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कर सकते हैं प्लस लॉग बेस ई इसका भी है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, ई ही है तो माइनस ई ए अपन क्या होगा, आर टी। अब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए, अब यहाँ पे लॉग ई से लॉग ए क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस ई ए अपन क्या बचेगा, आर टी, ठीक है। तो लॉग के इक्वल टू क्या बचा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपन आर टी। अगर इसको बेस 10 में चेंज कर दें, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो बेस 10 पे करते हैं, तो बेस 10 से बेस ई से बेस 10 में करने में क्या है, 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या 2.303। अब यहाँ क्या होगा, लॉग का बेस क्या होगा 10 के हो गया इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा 2.303, यहाँ पे क्या होगा लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या हो गया ए, अब माइनस इसमें तो लॉग है नहीं तो क्या हो जाएगा, ई ए अपन क्या होगा, आर टी, बस इतना रहेगा। अब बेस क्या हो गया 10, अगर इसको हटाना है हर जगह से तो डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, लॉग बेस 10 के इक्वल टू लॉग आपका बेस 10 ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपका, यहाँ पे होगा ई ए अपान 2.303 और यह हो गया आर टी हो गया। तो ये किस पे आ गया, बेस 10 पे आ गया, बेस 10 पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, के और ई और आर टी में क्या है, संबंध दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम लोग जो है वेग स्थिरांक का वेग स्थिरांक पर ताप का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यह रिलेशन बताता है आरएनएस का कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए उस प्रभाव को दिखाने के लिए आरएनएस ने ग्राफ खींचा, ठीक है, किसके किसके मध्य में, ठीक है। आपका जो लॉग के है, ठीक है, लॉग के एवं 1/t है ना, यहाँ पे t क्या है, 1/, के रूप में है, तो 1/t के मध्य ग्राफ, 1/t के मध्य क्या खींचा, ग्राफ खींचा, जो एक क्या था, एक सीधी रेखा मिला, सीधी रेखा प्राप्त होता है, सीधी रेखा प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम लोग इस पे ग्राफ की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ की बात करें, इस पे दिखा दीजिए क्या, लॉग के को, लॉग के की वैल्यू इस पे दिखा रहे हैं, और इस पे क्या है 1/t को शो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलता है, ग्राफ के साथ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, और इसका जो इस रेखा का जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ये आपका ई ए अपान 2.303 आर, ठीक है। तो इसका स्लोप बराबर क्या होता है, किसके बराबर होता है, ई ए अपान माइनस में होता है, यहाँ पे क्या वैल्यू है, माइनस है, माइनस, ठीक है। तो माइनस 2.303 और यहाँ पे क्या हो गया आर, इस स्लोप को दिखाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्लोप हो गया। अब यहाँ से आप समझ सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें अगर ध्यान से,
तो अब यहाँ पे क्या है, देखो टी नीचे है 1/t, ये टी की वैल्यू क्या है, अगर टी की वैल्यू को हम लोग बढ़ाएंगे, टी बढ़ा होगा यहाँ पे, टी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम आएगी, तो इसको घटाने पे क्या आएगा, कम ही आएगा, तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि 1/t को जब हम लोग क्या करें, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो सिंपल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाल लेंगे यहाँ से कि व्हेन टी इंक्रीजेज, व्हेन टी इज इंक्रीजेज, के इज आल्सो इंक्रीजेज। ध्यान देना मेरी बात पे, जब यहाँ पे टी बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। जब घटेगी तो किसी चीज़ में से कम घटाएंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो के भी क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, जब के को बढ़ाया जाएगा तो आपका टी भी क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर जब टी को बढ़ाएंगे तो के भी क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग इसको अलग अलग टेम्परेचर पे देख लें, अगर इसको अलग अलग टेम्परेचर का मान निकाल लें, ठीक है, तो वहाँ से आप ई की वैल्यू भी क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ई का वैल्यू भी क्या है, कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आरएनए समीकरण की सहायता से हम लोग टी और के में संबंध तो निकाल ही लिए यहाँ से। ठीक है, टी और के में संबंध तो निकल ही रहा है कि टी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अभी देखें ई की वैल्यू गणना कैसे करेंगे। ई की गणना कैसे करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की गणना हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी आपके पास जो समीकरण है, आप उसी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्या समीकरण है, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपन क्या है, आर टी, ये अपन आर टी। अगर हम लोग बात करें T1 टेम्परेचर पे, यदि क्या बोल दिया आपने कि यदि T1 टेम्परेचर पर आपका क्या है, K1 है, तथा T2 टेम्परेचर पे क्या है, ये K2 जा रहा है। T2 टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, K2 जा रहा है। तो आपका log K1 इक्वल टू क्या होगा, log A। ठीक है, ये तो पैरामीटर है, चेंज होगा नहीं। ठीक है, माइनस ई ए अपान यहाँ पे क्या है 2.303 भी रहेगा, 2.303। ठीक है, आर और यहाँ पे क्या हो गया T1, और T2 पे देखेंगे तो log K2 इक्वल टू क्या होगा, log A माइनस ई ए अपान 2.303, आर क्या हो जाएगा T2। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लो ऐसे ही। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, इसको माइनस कर दें, क्या करें, माइनस कर दें। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, log K1 माइनस log K2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जब माइनस करोगे तो ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसमें से घटा रहे हो तो माइनस ई ए अपान 2.303 अपन क्या होगा आर T1। ठीक है, और यहाँ पे क्या ये माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई ए अपान 2.303 और आर क्या होगा T2। ठीक है, अब देखो ई ए अपान 2.303 और आर क्या है, कॉमन हो रहा है इसमें से, यहाँ पे लाग एम माइनस लाग एन से करोगे तो ये फार्मूला होता है लाग एम माइनस लाग एन, क्या होता है लाग एम बाई एन। तो लाग K1 अपान K2 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन कर लिया आपने क्या, माइनस, तो माइनस के साथ कॉमन कर लिया। ठीक है, या फिर सिंपल ई ए कॉमन कर लो, ई ए अपान नो प्रॉब्लम, ई ए अपान 2.303 और आर कॉमन किया तो यहाँ माइनस वाला बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस वाला बचेगा। तो हम कर सकते हैं यहाँ से क्या बचा, 1/T2 माइनस 1/T1, 1/T2 माइनस 1/T1, ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो अगर हमें क्या मालूम हो, टेम्परेचर मालूम हो और उस पर क्या है K1 K2 का वैल्यू मालूम हम लोग को हो, ठीक है, ज्ञात हो, यानी कि यदि T1 पर K1 तथा T2 पर K2 ज्ञात हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई की वैल्यू की गणना कर सकते हैं, की गणना कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, इसकी हेल्प से क्या कर लेंगे हम लोग, ई की गणना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ई की गणना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ई की गणना किसके लिए, इस समीकरण की सहायता से आप कर सकते हो। ठीक है, तो T1 ताप पे K1 का मालूम होना चाहिए, T2 ताप पे क्या है K2 की वैल्यू हम लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा यहाँ पे कंप्लीट हम लोगों ने किया, यहाँ पे K की वैल्यू के लिए K क्या चीज़ है, वेग स्थिरांक क्या है, उसका मात्रक क्या है, और उसके कुछ लक्षण देखे हम लोग, और उसका वेग स्थिरांक का जो ताप गुणांक है उसको देखा हम लोगों ने, और साथ ही साथ आरएनएस समीकरण को भी देखा, जिसकी सहायता से हम सिद्ध कर सकते हैं कि आपका जो K की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और हम लोग उसी आरएनएस समीकरण की सहायता से हम लोग किसी रासायनिक प्रक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी की भी गणना कर सकते हैं, अगर हमें क्या हो, टेम्परेचर मालूम हो और उन
टेम्परेचर पे आपका वेग स्थिरांक भी मालूम हो तो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो आज खत्म हुआ। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।